हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का आज सेकेंड लेक्चर है और एरिया के कॉन्सेप्ट और जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने सीखी है उसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आज हम लोग करने वाले हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इस कोर्स को देखेंगे कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हाई लेवल होने वाला है बच्चों, जिससे कि आप जो एडवांस के क्वेश्चन को फोड़ फाड़ के आए बच्चों। ठीक है, लेकिन आप साथ अगर जुड़े रहेंगे तभी आप ऐसा कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे हर बार मेरी विनती आपसे कि आप अपने कैरियर के लिए बहुत ईमानदारी के साथ बच्चों मेहनत करें। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए बच्चों, दैट इज़ ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स ऐप। उसे ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल करें। ठीक है, वहाँ पर भी ऑसम कोर्सेज हैं, ऑसम कंटेंट, ऑसम टेस्ट सीरीज़, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए बच्चों। और इस समय बच्चों चल रहा है 26th चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन, और आज ही आपके सामने बच्चों लेसन नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये चीज़ आपको मैं समझा ही था कि एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कल के लेक्चर में भी हम लोगों ने बताया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। तो मॉड लगा हो, अगर मॉड लगा हो तो ये तो इसके अगले वाले चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पर आ रहा है। तो मॉड लगा है तो ये एरिया निकाल के देगा। तो एरिया निकाल के देगा मतलब कि पक्का पॉजिटिव ही आने वाला है रिजल्ट। तो आप देखिए कि साइन एक्स, और आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स वगैरह अगर देखें तो ये 0 से 2 पाई है और ये 4 पाई है। क्लियर है? तो ये 0 से 4 पाई है बच्चों। अब देखिए होता क्या है कि जब आप जो है मॉड लगा देते हैं तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा, यानी कि ब्लू से मैं पूरा ही ग्राफ बना देता हूँ जो मॉड साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ये नीचे वाली चीज अब हमारे काम की नहीं है, एंड दैट इज व्हाट इज अवर ग्राफ। और इस पूरे की वैल्यू बच्चों 2 होती है, तो 2 + 2 4, एंड दिस इज 2 6 एंड दिस इज 2 8। तो देखते ही आप आंसर यहाँ पर 8 दे सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है एक पीरियड पे जाकर इसको, बिकॉज इसका पीरियड जो है वो कितना है, पाई का है, तो आप एक पीरियड का आंसर निकाल लेते हो। वो भी आपको पता है कि 2 होता है, कई बार हम लोग निकाल चुके हैं, तो 2 आता है बच्चों, एंड दैट बिकम्स 8। एंड यू ऑलरेडी नो कि अगर हम लोग मान लीजिए ग्राफ ना पता हो तो क्या करते हैं, तो फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि साइन एक्स 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, वो आपको पता रहेगा। अगर आप ये जानते हो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो जब आप मॉड को खोलोगे बच्चों, जब आप मॉड को खोलोगे, तो जब आप मॉड को खोलते हो तो वो प्लस साइन एक्स ही निकल के आएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पीरियड पाई है, तो फिर आप 4 टाइम्स करके भी रिजल्ट निकाल सकते हैं इसका 8। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो कि इसका 8 आंसर क्यों आया, कैसे कैसे यहाँ पे पर्सपेक्टिव हैं जिनकी हेल्प से हम लोग 0 से 4 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स का आंसर बच्चों निकाल पा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो कि कल की क्लास में भी मैंने आपको बताई थी कि इंटीग्रल अगर आपके पास 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स है तो उसका आंसर होता है 2। 100 टाइम्स आई विल बी टेलिंग यू, सो अंडरस्टैंड दिस। यानी कि इस टाइप का जो ये फीचर है, इस साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, जो इतना पोर्शन है इसकी एरिया 1 होती है। यानी कि 0 से π/2 अगर आप साइन एक्स डी एक्स निकालेंगे तो वो 1 आता है। या आप cos x ले लें और cos x को भी आप 0 से π/2 dx करेंगे तो भी 1 आएगा। तो ये ग्राफ के पर्सपेक्टिव से द कॉन्सेप्ट ऑफ द एरिया, वहां से हम इंटीग्रेशन को यहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ इसी टाइप की चीज़ों से आपके अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और आपकी जो थिंकिंग है, जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, वो आपकी इम्प्रूव होती है। तो इन सब ऑब्जर्वेशंस को आप बहुत ध्यान से समझें। अब जैसे यहाँ पर सवाल आ रहा है हमारा कि 0 से 4 पाई साइन एक्स डी एक्स अगर पूछा जाएगा तो ये वैल्यू ऑफ इंटीग्रल है। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ इंटीग्रल है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, एंड इन दैट केस फिर वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसकी एरिया कितनी होती है, 2 2 2 नॉट 1, है ना, 2 होता है। तो एरिया कितना आएगा, 8। तो अगर पूछता है क्वेश्चन, अगर देखिए 0 से 4 पाई साइन डी एक्स यहाँ पर पूछ लेता है, ये 0 है,
ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है और ये 4 पाई है। तो अगर ये इंटीग्रल पूछता है तो इसका आंसर आएगा 0। बार बार देखिए इस चीज पे आपको एम्फेसाइज किया जा रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू sin x फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई, अगर ये कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछ रहे कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू sin x फॉर x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4 पाई, इन दैट केस प्लीज अंडरस्टैंड कि एरिया की बात हो रही तो मॉड sin x की बात हो रही है, यानी कि 0 से 4 पाई मॉड sin x dx की बात हो रही है और उसको हम लोगों ने 8 निकाला था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका क्या होना चाहिए बच्चों, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इफ fx इज ग्रेटर देन 0, ध्यान से समझिएगा इसको, इफ fx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल a कॉमा b, देन इफ एग्जिस्ट a से b fx dx इज ग्रेटर देन 0। तो अब ये इंटीग्रल हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर a से b fx dx ग्रेटर देन 0 है तो 100% एरिया तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अबव एक्स एक्सिस है और ये जो हमारी लिमिट्स हैं दे आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्लियरली एरिया इज अबव एक्स एक्सिस, सो इट इज पॉजिटिव। तो अगर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन a कॉमा b, ऑल्सो इफ a से b dx देन fx इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a कॉमा b। ये क्या है बच्चों, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से ये बात निकल के आई थी कि अगर फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है a कॉमा b में, और अगर a से b fx 0 आता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये कह रहे हैं कि फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि फंक्शन या तो 0 हो सकता है या फंक्शन जो है 0 से पॉजिटिव हो सकता है, और वो कॉन्टिन्यूस है ओपन इंटरवल a कॉमा b पे, और एरिया 0 आ रहा है, तो fx हमेशा ही 0 होगा। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि भाई fx अगर ग्रेटर देन 0 है तो एरिया को ग्रेटर देन 0 आना, मतलब उसके इंटीग्रल वैल्यू को ग्रेटर देन 0 आना। एरिया तो एनी हाउ पॉजिटिव ही होता है, तो कभी कभी मैं इंटीग्रल को एरिया बोल जाता हूँ, तो उसको आप समझें, उस कॉन्सेप्ट को आप समझे जो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं आपसे, कि अगर fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ओपन एंड, और इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आती है, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 तब आ सकती है कि जब फंक्शन कुछ पार्ट में पॉजिटिव हो और कुछ पार्ट में निगेटिव हो, तभी ये दोनों के जो साइंड एरिया हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होके प्लस माइनस होके वो 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वाले का इंटीग्रल कैसे 0 हो सकता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन दोनों बातें हैं, ग्रेटर भी है और इक्वल टू 0 भी है, तो इक्वल टू 0 ही फिर ये फंक्शन पूरे इंटरवल में है, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 है हमेशा। तो क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब देखिए इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएंगे, तो ये भी ध्यान से समझिएगा। इफ fx इज नॉट गोइंग बिलो x एक्सिस देन हाउ इट विल बिकम नेगेटिव, इट मीन्स इट हैज टू बी ऑलवेज 0 टू गिव एरिया एज 0। तो ये इसका कंक्लूजन निकल के आया जो हम लोगों ने पहले पार्ट में किया, कि अगर fx नीचे ही नहीं जा रहा है और तो फिर वो निगेटिव कैसे बन सकता है, तो इसका मतलब जब निगेटिव बन ही नहीं रहा तो ये हमेशा ही x एक्सिस ही रहा होगा। ये एक्चुअल में fx इक्वल टू 0 इज x एक्सिस, और x एक्सिस की एरिया हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन है, ये जो है नोट यहाँ पर लिखा गया, तो इसको आप समझें। अब यहाँ पर ये देखिए कि अगर fx की वैल्यू gx से बड़ी, अगर fx की वैल्यू gx से बड़ी है a कॉमा b से लेकर a और b के बीच में, ठीक है, fx अगर gx से बड़ा है तो जो इंटीग्रल आएगा ना वो भी ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो यहाँ से देखिए एरिया के कॉन्सेप्ट से इनइक्वालिटीज हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये देखिए एडवांस का पार्ट है, ये सब ये एडवांस का पार्ट है। तो a से b fx dx इज ग्रेटर देन a से b gx dx, ठीक है, और अगर fx gx से बड़ा है तो ये इंटीग्रल की वैल्यू भी जो है बड़ी होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए fx gx से बड़ा है, fx इज ग्रेटर देन gx,
एंड एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स इज 1 एंड एरिया बाउंडेड बाई जी एक्स इज 3, एरिया तो पॉजिटिव होता है, तो 0 से बी एफ एक्स जो होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू इससे अभी भी बड़ी होगी। तो चाहे वो निगेटिव ही क्यों ना हो, क्यों वैल्यू क्यों ना निगेटिव आए, तब भी ये चीज़ वैलिड होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसा इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि एफ एक्स ग्रेटर दैन जी एक्स की वो पॉजिटिव हो तभी ऐसा होता है। वो पॉजिटिव वैल्यू हो या निगेटिव वैल्यू हो एफ एक्स की, है ना, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, इन जनरल ये बात ट्रू है। अब यहाँ से मैंने एग्जाम्पल भी लेके दिखाया आपको कि भाई इसका एरिया बाउंडेड 1 था और इस पूरे का एरिया बाउंडेड जो है 3 था, इतना एरिया 2 था, इतना यहाँ, तो ये ओवरऑल 3 था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या इंटीग्रल अभी भी हाई है, तो यस -1 और इसका आएगा -3, तो -1 तो -3 से बड़ा ही होता है ना। तो एफ एक्स तो है ही जी एक्स से बड़ा, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो इंटीग्रल तब भी बड़ा होता है। क्लियर है, इंटीग्रल तब भी बड़ा होता है। क्लियर है, क्लियर है, तो डन है। तो ये सब चीज़ों को यूज़ करके आगे हम थोड़ी देर बाद, तब तक आपके माइंड में सब फिक्स होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग साथ साथ अब शुरू कर देते हैं। डैट इज़ की जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी और उस पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10 तक दे रहा है बच्चों। और अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि एक अभी हमने रिसेंटली ग्लैडिएटर बैच का 2 घंटे का लेक्चर जो है लिया था बच्चों, ठीक है, यूट्यूब पर ही। आप जानते होंगे ग्लैडिएटर बैच लाइव चल रहा है, उसमें एक लिया था, वो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर वो लेक्चर आखिरी में प्रेजेंट होगा। वहाँ जाके आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। पहली बार वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हालांकि आप जो है फंक्शन चैप्टर करके आए होंगे तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात है कि ये फंक्शन अगर मैं इसको एरिया से करूँ, क्योंकि अभी तो मैं एरिया ही पढ़ रहा हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा। तो आपने देखा होगा कि ऐसे ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स बिटवीन 0, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ डिसकंटिन्यूस हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा सकते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर हम एरिया से करें तो हमें ये एरियाज यहाँ पर प्लस करने होंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये एरिया निकालना है और ये एरिया निकालना, ये तो एनी हाउ 0 है। तो आप बताइए कि कितना आएगा आंसर। तो 1 पे ये 1 वैल्यू है और 2 पे ये वैल्यू 2 है, ठीक है। तो आप देखिए इसका एरिया आ रहा है 1 इंटू 1, तो एक तो 1 आ रहा है, और दूसरा देखिए 1 इंटू 2, तो यानी कि 3 आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो क्लियर है। तो क्या आप देख रहे हो कि इसका आंसर 3 आ रहा है। तो ये एरिया कॉन्सेप्ट से मैंने इसको किया, ठीक है, एरिया कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया। अब देखिए ये इनके फंक्शन होते हैं, तो अब क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन से करते हैं हम लोग इसे, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो आपको इसे तोड़ना होगा 0 से 1, ठीक है, और फिर इसको आपको तोड़ना होगा 1 से 2, और फिर तोड़ना होगा 2 से 3, ऐसे तोड़ना होगा आपको। तो 0 से 1 में आपको देखना होगा कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू क्या होती है, 0 dx, इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर बताइएगा 1 dx, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 dx। ये कैसे पता चला, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ये 0 है, 0 से 1 में ये 1 है, देखिए कांस्टेंट फंक्शन है ये, और यहाँ से 2 है, ठीक है, क्लियर है। तो x कहाँ से लाई कर रहा है, तो एक तो मैं x को चेक कर रहा हूँ कि वो 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो फिर मैं देख रहा हूँ कि 0 से 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर ले रहा है, वहाँ पर मैं जाके इसको तोड़ रहा हूँ, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। तो इसके बीच में 0 से 1 के बीच में ये इंटीजर 0 वैल्यू लेगा,
ये फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 वैल्यू लेगा और ये 2 लेगा। तो धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है बच्चों, ठीक है, किसी भी है ना जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो 0 से 1 रखोगे तो ये आंसर इसलिए 0 आता है, इसका इंटीग्रल 0 नहीं होता है, इसका इंटीग्रल कांस्टेंट आता है। तो उस कांस्टेंट में जब वैल्यू पुट करते हो तो 0 आता है, ठीक। और ये आप x आएगा तो 2 माइनस 1, यहाँ से 2x आएगा, इसके अंदर हम लोग 2 और 3 रखेंगे तो ये 1 आएगा, तो 2 3 जा 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 इज 2 प्लस 1 इज 3, तो ये आपका एरिया 3 आ गया, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया, तो एरिया यहाँ पर 3 आ गया, डन है भाई। तो एरिया आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन क्या करेंगे आप, क्योंकि इसमें बहुत ही दिक्कत होती है बच्चों को, तो इसलिए आप ध्यान से इसको सीखिएगा। तो 0 से 3, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे इंटीग्रल हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा इस बार 2x होगा। अब की बार बहुत ध्यान से चलिएगा, ठीक है, अब की बार यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको चलने की जरूरत है, क्योंकि आपकी या तो ग्राफ बनाओ बैठ के, और बिना ग्राफ के कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। ये आपको पेपर में इस टाइप की चीज़ें मिलने ही मिलने वाली 100%। तो सबसे पहले आप देखो कि ये क्या है, ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 होता है। तो सबसे पहले आप इन लिमिट्स पे इनइक्वालिटी लिखो कि x हमारा 0 से 3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। फिर आप इस 2x में देखो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये 0 से 6 हो जाएगा। 2x का इंटीग्रल आपको करना है, तो वो 0 से 6 लाई करता है। तो आपको देखना है ये जो 2x है ये कौन कौन से इंटीजर लेता है। तो 2x लेता है इंटीजर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। बचपन से आपको 1 2 3 4 5 6 आता ही होगा। फिर 2x अगर ये लेता है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो उसको 2, भाई ये 2x है उसका हाफ होगा, तो 0 का तो 0 ही आएगा, तो ये 1/2 होगा, और ये 2/1 यानी कि 3/2, ये 2 होगा, ये 5/2 और ये 3, तो ये आएगा। अब आपको देखना है कि 0 से हाफ में ये इंटीजर 0 ले रहा है, तो मैं उसको ब्लू से लिखूंगा। तो इसी में आपको तोड़ना है कि आपका पहला इंटीग्रल जो तोड़ा जाएगा वो 0 से हाफ तोड़ा जाएगा, वहाँ पे इंटीग्रल जो 2x वैल्यू लेगा वो 0 लिखेंगे आप। फिर हाफ से 1 में आप 1 लिखेंगे, फिर हाफ से 3/2 में 2 लिखेंगे, फिर 3 हाफ से मतलब आगे वाले से, और यहाँ पे 3 लिखेंगे। 2 से 5/2 में आप 4 लिखेंगे, 5/2 से 3 में आप 5 लिखेंगे। ठीक है, तो शुरू कर दें अब हम लोग। समझ गए हो, समझ गए भाई। अब इससे आसान और क्या बता सकते हैं ना भाई। अगर ये नहीं समझ में आ रही तो दुनिया की कोई ताकत आपको समझा नहीं सकती। बता दूं, अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ बच्चों तो फिर बहुत मुश्किल है, आप समझोगे। तो यहाँ ध्यान से समझना, 0 से हाफ में 0, इतना आसान मैंने मैकेनिकल प्रोसेस बना दिया है सोचने वाली चीज़ को। 1 dx, ठीक है। फिर 1 से 3/2, यहाँ पे 2 है dx। ये 3/2 से फिर आपका 2 है भाई। इंटीग्रल आप सॉल्व कर लोगे, वो मैं आपके लिए नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन ये सब आपको आना चाहिए कि किस तरीके से मैंने इसको किया है। बहुत बच्चों को परेशानी होती भाई, बहुत, नहीं तो सब IIT पहुँच जाए। कट ऑफ इतना ज़्यादा हो जाए बच्चों अगर सबको ये सब आ गया तो, समझे। तो क्लियर हो, 0 से हाफ 0, हाफ से 1 1। अब इनका आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है बच्चों, इनका सिंपल इंटीग्रेशन करना है आपको। पहले वाले इंटीग्रेशन का 0 आया है, दूसरे का x आया है, और यहाँ हाफ से 1 कर लोगे। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसको आप जरूर करना, आपका आंसर 15/2 आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ही तो करना है बच्चों, अगर ये नहीं कर पाए तो फिर कैसे काम बनेगा ना। एक और करेंगे, एक और करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए 0 से 4, और यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल x/2 dx लिख रहे हैं, और यहाँ पर देखिएगा आपका GIF है, इज GIF, ठीक है, इज GIF।
तो सबसे पहले हम लोग इस पे लिखते हैं कि x जो है हमारा वो 0 से 4 है, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं कि x/2 हमारा 0 से 2 है, टेक क्लियर है। तो यानी कि x हमारा 0 से 2। अब आप यहाँ से आके देखिए कि क्या किया था हमने 0, हाफ, 1 ऐसे किया था, जहाँ पर वो वैल्यू ब्रेक हुई थी, ठीक है, जहाँ पे वो वैल्यू ब्रेक हुई थी। तो अब हम इस x, यहाँ पे x/2 है ना, तो हम x/2 कौन कौन से इंटीजर लेगा इसके बीच में उसको लिखेंगे। तो x/2 जो यहाँ रहता है वो कौन कौन से इंटीजर लेता है उनको लिखते हैं हम। तो 0, 1, 2। फिर हम इसको ब्रेक करते हैं x/2 में, यानी कि 0/2 0 होता है। फिर 1/2 यानी कि इसका डबल है भाई, ये x/2 की वैल्यू x है तो डबल है, तो 2 और फिर इसके बाद 4। यानी कि पहला इंटीग्रल 0 से 2 आप बनाओगे तो वहाँ पे आंसर लिखोगे 0। फिर अगला इंटीग्रल 2 से 4 बनाओगे तो वहाँ पे लिखोगे 1, ठीक है। तो इंटीग्रल बना लें हम लोग, इंटीग्रल बना ले बोलो। तो 0 से 2 x की वैल्यूज यहाँ रखी जाती हैं और x/2 कौन सा इंटीजर लेगा वो वहाँ लिखा जाता है। इतना सिंपल तो है बच्चों। तो 2 से 4 1 dx, ठीक है। तो ये तो 0 का 0 ही हो जाता है, सॉल्व करने के बाद 0 आता है। और ये x 4 - 2, तो यानी कि आपका आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो अब तो नहीं मुश्किल लगना चाहिए, आई थिंक अब तो नहीं मुश्किल लगना चाहिए आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। I = 0 से 5 √2 dt, √t dt, ठीक है। तो सबसे पहले आप t को लिखिए कि 0 से t आपका 5 तक है, ठीक है। तो 0 से √t √5 तक है। अब इसके बीच में आप इंटीजर लिखिए, तो √t की वैल्यूज 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और आखिरी होगी √5, ठीक है। t इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 0 करस्पॉन्डिंग इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा 4 और 5, ठीक है। वैसे भी इसको नहीं लेते हैं हम लोग। तो जब हम ये इंटीग्रल लिखेंगे तो वैल्यू यहाँ से आए, जब हम 1 से 4 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, जब ये 4 से 5 लिखेंगे तो ये 2 लिखेंगे। तो यहाँ से आप इंटीग्रल लिखना शुरू करें। 0 से 1 0 dx, ठीक है। तो 1 से 4 में आप लिखेंगे 1 dx और फिर आप लिखेंगे 4 से 5 में 2 dx। dx क्या dt है ना। वैसे dx dt से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये भी आपने प्रॉपर्टी में सीखा है, पर ठीक है ना। तो कर लोगे भाई, सॉल्व हो जाएगा। तो ये 4 - 1 और ये 5 - 4 प्लस 2 टाइम्स 5 - 4, तो ये कितना हो गया 1 × 2 + 3, तो 5 इज योर आंसर। कर पा रहे हो बताओ, कर पा रहे हो कि नहीं बच्चों। एक और कर लें, अब तो आसान लगना चाहिए। सबसे मुश्किल लगता है बच्चों ये, बाकी बच्चों को जो आपसे नहीं पढ़ेंगे, मतलब आप ये लेक्चर नहीं देखेंगे, उनको ये टफ ही लगने वाला है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, t को लिखेंगे कि 0 से 3, समझा करो। हम लोग क्या लिखते हैं, 0 को, ये लिमिट कौन नहीं लिख पाएगा कि 0 से 3 है, फिर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 0 से 9। अब यहाँ पर सारे आपको इंटीजर लिखने पड़ते हैं t² जो 0 से 9 तक होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब पूरा इंटीग्रेशन तो नहीं सॉल्व करेंगे, पर आपको ये पूरा मेथड तो बता ही देंगे। तो अब t इसके करस्पॉन्डिंग 0, इसका रूट लो 1, इसका रूट √2, इसका रूट √3, इसका रूट √4 यानी कि 2, इसका रूट √5, इसका रूट √6, इसका रूट √7, इसका रूट √8, ये 3। तो ये इंटीग्रल 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 और ये इंटीग्रल ये, ठीक है। सारे इंटीग्रल लिखूँ मैं,
1 से √2 1 dx, √2 से √3 2 dx, √3 से 2 3 dx। क्लास 6 वाले बच्चों को बता दो तो वो भी कर ले, है ना कि भैया ऐसे ऐसे लिख लेते हो क्या। मैक्सिमम बच्चे, अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे नहीं लिख पाते क्योंकि उनको प्रोसेस ही नहीं पता है। टीचर कहता है हो गया ये तो बहुत आसान है, ठीक है, तुम नहीं कर पा रहे हो। √6 √7 6 dx, √7 √8 7 dx, प्लस √8 9, ठीक है, 8 dx। सॉल्व कर लो, ये तो सब सिंपल है यार। 1 इंटू, ठीक है, वो तो 0 ही होता है इसलिए मैंने वहां से लिखा ही नहीं, ठीक है, कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करते हैं। यहाँ हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो। -1 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 0.5 dx, x प्लस 0.5 dx, -1 से 3। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 से x हमारा 3 तक, पहले तो यही लिखते हैं, फिर हमारा इंटीग्रल है x प्लस 0.5। तो अब हम लोग इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो x प्लस 0.5 कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो -1 प्लस करेंगे तो -0.5 और ये 3.5। तो ये जो चीज़ होती है इसका इंटीग्रल है, तो इसको देखना पड़ता है कि कौन कौन से वैल्यूज ले रहा है, इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर ले रहा है। तो 0 लेगा भाई, 1 लेगा, 2 लेगा और 3 लेगा। अब x जो है वो कितना होगा, वो 0.5 कम कम करके लेगा, तो यहाँ पर आपके पास होगा -0.5, ठीक है, यहाँ पर आपके पास होगा 0.5, यहाँ पे आपके पास होगा 1.5 और यहाँ पर आपके पास होगा 2.5, ठीक है, और बाकी इसके पास होगा 3.5। तो यहाँ तो 0 लेगा ये, यहाँ ये 1 लेगा, यहाँ पे 2 लेगा और यहाँ पे ये 3 लेगा। तो जब हम इंटीग्रल लिखने जाएंगे तो पहला इंटीग्रल हम लोग, अच्छा एक और लिखना था हमें, जब आप निगेटिव की तरफ रहेंगे तो ये -1 लिखेगा, है ना, इधर ये -1, ये मिस कर जाते तो अभी पता चलता आपको, ठीक है भाई। इधर -1 वैल्यू होती -0.5 से लेकर, ठीक है, तो समझे आप। तो ये -1 से शुरू होगा, ये कहाँ से शुरू होगा, -1 से। तो अब आप यहाँ पर x में लिखेंगे -1 से कहाँ तक, -0.5 -1 dx प्लस -0.5 से 0.5 फिर 0 dx, फिर प्लस 0.5 से 1.5, अरे ये पीछे वाले को पीछे 1 dx प्लस 1.5 से 2.5 2 dx प्लस 2.5 से 3.5 3 dx, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लीजिए। अब तो ये लीनियर इंटीग्रल है, सॉल्व करोगे आपका आंसर 4 आना चाहिए बच्चों, 4, ठीक है, ये आप ही करोगे, ठीक है, ये आप ही करोगे, लाओगे बच्चों इसका आंसर, अगर आप में रियली है हिम्मत इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। तो डन है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट बच्चों, बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम शुरुआती लेक्चर्स में ही सीख रहे हैं। अभी शुरुआत हुई है और आप देख रहे होगे कि कितना मज़ेदार चल रहा है कोर्स। तो सोचिए जब आप 12वें 13वें लेक्चर में होंगे तो तब क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो विच इज़ ग्रेटर, तो पूछ रहे हैं ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं तो 0 से π/2 में जो ये साइंड एरिया आ रही और ये जो साइंड एरिया आ रही, तो एरिया किसकी ज़्यादा है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है, कि जिसका फंक्शन बड़ा उसकी एरिया बड़ी, यानी कि सवाल इस समय ये आता है
कि साइन की पावर 11x बड़ा है कि साइन की पावर 7x बड़ा है। लेकिन आपको पता है कि साइन x की वैल्यू 0 से π/2 में 1 से कम होती है, तो 1 से कम का बड़ा पावर, ठीक है, यानी कि जब फ्रैक्शंस हो, जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा है, तो 1/2 का होल स्क्वायर करूं और 1/2 का होल क्यूब करूं तो बड़ा कौन होता है? ये बड़ी पावर वाला छोटा हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नोइंग दिस स्मॉल क्वांटिटी, इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट को जानकर हम लोगों ने एक बड़ा सा सवाल बच्चों किया है, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ग्राफ आपका राइट की तरफ जा रहा है 0 से π/2, तो वहां कोई हमारे साथ धोखा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां धोखा हो गया तब भी दिक्कत है। और फिर हमको सोचना होता है कि हमसे इंटीग्रल की ये लोग पूछ रहे हैं कि इनइक्वालिटी, तो हमें उस फंक्शन पे इनइक्वालिटी पे जाना पड़ेगा बच्चों, और फंक्शन की इनइक्वालिटी पे जाना पड़ेगा तो उस फंक्शन को 0 से π/2 में चेक करना पड़ेगा कि वो 1 से बड़ा है कि छोटा रहता है। तो साइन तो हम जानते हैं कि 0 से π/2 में 0 से 1 के बीच में, यानी कि वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन की बड़ी पावर छोटा हो जाता है, फ्रैक्शन की बड़ी पावर छोटा हो जाता है। तो इसलिए बच्चों यहां से आप एक बात को बहुत ही अच्छे से समझ पाए हो कि ये जो ए वाला है वो ग्रेटर है बी वाले से। क्लियर है? यानी कि ये ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो ए इज ग्रेटर देन बी। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है, तो समझ गए। अब नेक्स्ट सवाल देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट सवाल फिर से, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पिछले वाले से, ठीक है। प्रूव दैट, एडवांस निकालना है बच्चों, बोलिए, ठीक है। तो प्रूव दैट इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर 7 dx क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर 8, ऐसे लिखा रहेगा, मतलब ऑप्शंस रहेंगे 0 से 1/8, 1/9, 9/11 से लेके यहाँ तक, वहाँ तक, फलाना तक, फक्कड़ तक, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा। यहाँ पर एक बात आप देखिएगा कि जो x है, फिर से सुन लो, जो x है वो 0 से 1 के बीच में है, यानी कि x एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन की बड़ी पावर करेंगे तो वो क्या होगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये तो अभी सीखा हम लोगों ने। लेकिन यहां पे देखिए, इधर इंटीग्रल है बच्चों, तो इधर भी इंटीग्रल ही होना चाहिए, इधर भी इंटीग्रल ही होना चाहिए, ठीक है। इस इंटीग्रल में अगर हम रिलेशनशिप चाहते हैं तो इसके अंदर वाले फंक्शंस में रिलेशनशिप लाएंगे, ठीक है। और ये तो मतलब इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद है, लेकिन अपने को अब यहां पर ये कोशिश करना है कि किस चीज को सॉल्व करने से ये आया है, ठीक है। अब नीचे 8 आए तो आप तो समझो कि भाई x की पावर 8/8 में 1/8 आ सकता है, अगर हम 0 और 1 रख के ला रहे हैं तभी हो सकता है, और तो पॉसिबिलिटी है नहीं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल आया किससे होगा? x की पावर 7 से इसका इंटीग्रल आया होगा। तो अब हम, और 0 का तो 0 करने से आ ही रहा है इतनी देर से, पीछे अभी सिखा गया है आपको, ठीक है। तो 0 से 1 इंटीग्रल 0 dx 0 होता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ये लिखा है कि x की पावर 7 और x की पावर 7 और 0, ये वाला इंटीग्रल लिख लो। अब आप देखिए कि कम से कम इस बात को आप देखिए कि ये बड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इससे इसको आप डिवाइड कर रहे हो तो ये छोटा हो गया। ये वैल्यूज तो सेम है, ऐसा तो है नहीं कि फ्रैक्शन है तो पावर बढ़ा दी कि उससे छोटा हो जाए। अरे फ्रैक्शन है, पावर सेम है, तो रिजल्ट तो सेम आएगा। लेकिन अगर आप उसको किसी डिनोमिनेटर पॉजिटिव क्वांटिटी से आप डिवाइड कर दोगे तो फिर वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। और रहेगा तो पॉजिटिव है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस एंटायर थिंग इज पॉजिटिव हियर, बिकॉज एक्स ही पॉजिटिव है हमारा 0 से 1 के बीच में। तो ये चीज छोटी है, तो इसका इंटीग्रल में भी यही रिलेशनशिप रहेगा जो हम लोग इनइक्वालिटी में सीख के आएंगे। तो यहां से आप देखिएगा कि आपको, ठीक है, हेंस प्रूव्ड मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि इंटीग्रल में भी यही रहना चाहिए। x की पावर 7 का इंटीग्रल 1/8 हो जाएगा और ये 0 का इंटीग्रल 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 का इंटीग्रल 0 नहीं होता, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट में वैल्यू जब 1 और 0 को रखोगे तो 0 आएगा, ठीक, क्योंकि दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का एरिया 0 होता है बच्चों, एक्स एक्सिस का एरिया 0 होता है। क्लियर है फंडा?
क्या फंडा क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो समझ में आ रहे हैं? तो ये 35 मिनट फ्रूटफुल हुए आपके। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता π/4 से π/3 tan क्यूब x और tan स्क्वायर x में कौन बड़ा होगा? तो सबसे पहले देखिए कि जो फंक्शन हो, जिसके हम लोग जिन फंक्शंस को देख रहे हैं वो इंक्रीजिंग फंक्शन होने चाहिए, तभी हम उनको इस तरीके से जो है कंपेयर कर पा रहे हैं। तो अभी तक ये तो पता ही था हमको, साइन वगैरह का भी आप देखो जरा कि हमें पता है कि साइन ऐसे बढ़ता है। ठीक है, 0 से पाई, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये बढ़ रहा था, तो हमें पता था कि जैसे जैसे आगे जा रहा है इसकी वैल्यूज़ बढ़ ही रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शंस को अगर हम लोग देखें तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन ही थे। अब यहाँ पर आइए tan क्यूब x और tan स्क्वायर x पे कंपैरिजन करने का उनका बेस फंक्शन कौन है, क्योंकि उसको स्क्वायर किया है, उसको क्यूब किया है। तो tan x जो होता है उसका ग्राफ आप देख लीजिए π/4 से π/3 क्या, वो हमेशा ही इंक्रीजिंग होता है। दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, ऐसे ही होता है कुछ, है ना, ऐसे ऐसे करके बनाते रहते हैं ना हम लोग, तो वो हमेशा इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको एक बात ये समझनी बच्चों कि ये काफ़ी बार आपको पहले भी बताया जा चुका है कि उनका f' जो है वो ग्रेटर दैन 0 होता है। ठीक है, f' इज ग्रेटर दैन 0। जैसे कि वेलोसिटी है, ठीक है, तो अब जैसे हमें बताना है कि fx वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, कि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उसके लिए एक्सीलरेशन ग्रेटर दैन 0 होता है, यानी कि dv/dt शुड बी पॉजिटिव, यानी कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो v पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये समझ में आता है। तो tan x को डिफ्रेंशिएट करो तो sec स्क्वायर x आता है, और ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है विच इज पॉजिटिव, हेंस इट्स अ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो tan x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और π/4 के बाद वो 1 से ज़्यादा हो जाता है। तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन कि आप बड़ी पावर, अब क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो जो बड़ी पावर लगाओगे 1 से बड़े नंबर पे तो बड़ा हो जाएगा। तो tan क्यूब x क्योंकि tan स्क्वायर x से बड़ा है और इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो सेम है, तो पावर से डिसाइड हो जाएगा कि यही वाला इंटीग्रल इस वाले इंटीग्रल से बड़ा है, इसलिए I1 इज ग्रेटर देन I2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही बात? क्लियर है ये मामला? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन में आते, ये भी एक आपका इनइक्वालिटी वाला इंटीग्रल है, तो आराम से सोच समझ के करना है। ठीक है, अब देखें हाफ dx अपॉन √1 - x⁴2n लेस दैन और इक्वल टू π/6। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड माहौल है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। हाफ लाने के लिए आपको सोचना होगा कि यहाँ पे हाफ है और हाफ लाना है, तो ऑब्वियसली जो इंटीग्रल आना चाहिए वो x आए, तो x में ये सब सोचना पड़ेगा। हाफ रखोगे तो हाफ आएगा, x में हाफ रखोगे तो हाफ आएगा, यानी कि इधर की तरफ जो फंक्शन रहना चाहिए, क्योंकि ये इंटीग्रल सॉल्व करके आया है, तो आपको पहले उल्टा ये पता करना है कि किसका इंटीग्रल है, किसका इंटीग्रल है। तो ऑब्वियसली इंटीग्रल को उल्टा जाना है। ठीक है, तो 1, बेसिकली दिस इज नथिंग बट 1। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये 1 है। अब यहाँ पर √1 - x⁴2n और √1 - x²। अब ये कहाँ से आया? ये थोड़ा सा है ना, पहली बार आपके सामने कि जैसे कि हम इसके जो है डिनोमिनेटर्स को कंपेयर कर रहे हैं, डिनोमिनेटर्स को कंपेयर। सब जगह देखिए 1 है, 1 है, 1 है, लेकिन यहाँ पे x² घटा है, यहाँ पे x⁴2n घटा है, और n ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो ये ज़्यादा ही घटा होगा x⁴2n। ये कहाँ से आए? साइन इनवर्स x के जैसा। भाई 1 - x⁴2n का आप कर नहीं सकते इंटीग्रेशन, तो आप √1 - x² का इंटीग्रेशन समझते हो कि साइन इनवर्स x आता है, और साइन इनवर्स x में हाफ वैल्यू रखने से π/6 आता है। इतना सोचना पड़ेगा भाई। आप कहोगे हम कैसे सोचे, तो भाई सोचना पड़ेगा, बच्चे सोचने वाले बच्चे बैठे हुए हैं।
तो आप नहीं सोचोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यस एक्स की पावर 2n है तो एक्स स्क्वायर ही है जो मैं जानता हूँ। क्या आप जानते हो अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन, मतलब अंडर रूट में अगर हो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो तो क्या आप उसका इंटीग्रेशन जानते हो? बोलो, जानते हो क्या उसका इंटीग्रेशन? नहीं जानते हो। तो जिसका जानते हो वहीं से अप्रोच करोगे ना, जो नहीं जानते हो उसके बारे में क्या सोचना। क्लियर? तो ये क्योंकि n से बड़ा नंबर है, ये क्योंकि n से बड़ा नंबर है, फिर से सुन लो, ये क्योंकि n से बड़ा यानी कि n इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, तो इसको आप 1 से घटाओगे तो ये छोटा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस। अगर यहाँ पे 4n लिख देता तो वो और इससे छोटा हो जाता। तो जब आप इसका अपॉन करोगे, पॉजिटिव क्वांटिटीज इनका अपॉन करोगे तो उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c एंड ऑल आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, तो जब आप लोग 1/c 1/b 1/a करेंगे तो ये आपका उल्टा पड़ जाएगा। तो बस सेम मामला यहाँ पर हो गया है। और ये फंक्शंस आपके अगर उल्टे तो इनके इंटीग्रल भी आपके उल्टे हो जाएंगे। बाकी आप ये इंटीग्रल सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये π/6 मिलेगा और यहाँ से आपको हाफ मिलेगा। तो आपके दिमाग को इम्प्रूव किया जा रहा है, आपके दिमाग को इंक्रीज किया जा रहा है इस चैप्टर में बढ़ने से पहले ही। तो शरारतें हो रही हैं आपके दिमाग के साथ और उनको आपको अपने दिमाग में चीज़ों को सोच लेना है कि अरे मेरा लेवल कितना बढ़ गया है, क्या क्या कर ले रहा हूँ मैं, है ना। अपने आप पे आपको प्राउड फील होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और एग्ज़ाम में केवल कॉन्फिडेंस मैटर करता है बच्चों। बहुत सारे बच्चे आपके बराबर की मेहनत करके जाएंगे, लेकिन अगर उनका कॉन्फिडेंस लो है तो वो पेपर ख़राब करके आएंगे। ठीक है, तो अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखें, अपने स्ट्रेंथ बनाएं इन सब चीज़ों को, तभी तो आप अपने स्ट्रेंथ्स को बैक कर पाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। डेफिनेट इंटीग्रेशन को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, इंटीग्रेशन को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। डेफिनेट इंटीग्रेशन स्ट्रेंथ बनेगा जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्ट्रेंथ बनेगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्ट्रेंथ बनना है तो आपको पीछे की कैलकुलस भी अच्छे से आनी चाहिए, फिर बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ऐसे चंक्स को मजबूत करते चले, थोड़े थोड़े चंक्स को आप मजबूत करते चलें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मजबूत करना है मुझे, ऐसा सोचे बच्चों। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको पता है कि आपका क्या क्या चीज़ें आपको कमज़ोर है ना, फिर उन पे आपको काम करके उनको मजबूत करना है। तो बहुत आसान है चीज़ें, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। अब देखिए अभी आसान है भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि फंक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पर जो लिमिट है वो अलग है। ये 0 से π/6 है और ये -π/4 से π/6। तो तुरंत आप जितना जानते हो यानी कि 0 से π/6 में ब्रेक कर सकते हो। तो इस वाले फंक्शन में आप देखिए कि -π/4 से 0 sin³ x dx आपको क्या देगा। आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसकी वैल्यू समझनी कि निगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी। तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंड फंक्शन कैसा दिखेगा। -π/4 से 0 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, वहाँ पे साइन आपका निगेटिव है और निगेटिव का क्यूब करो तो निगेटिव रहेगा, यानी कि यहाँ पर ये फंक्शन आपका निगेटिव है। और निगेटिव है तो इसका जब आप इंटीग्रल भी लोगे तो निगेटिव आएगा। ठीक है, इतना पोर्शन तो सब में दोनों में सेम है, तो इससे कंपैरिजन थोड़ी नहीं होगा। ये इस जगह इसका इंटीग्रल ही नहीं है तो इसके लिए तो ये 0 है, लेकिन ये यहाँ पे निगेटिव मार्क लेकर आ गया है। तो कौन पिछड़ा, जो निगेटिव इतना सही सही दोनों ने कर दिया है। मान लो इनको एक ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट ए है और ये स्टूडेंट बी है। ठीक है, तो दोनों ने ही इतना सही किया है, इसने भी इतना सही किया, इसने भी इतना सही किया। तो इतना सही किया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो सबके बराबर पॉजिटिव नंबर आए। लेकिन इन भाई साहब ने कुछ तुक्के मार दिए, कुछ तुक्के मार दिए जिसके वजह से इनके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तो उनमें इनको नेगेटिव मार्क्स मिल गए। तो कौन पिछड़ा, निगेटिव वाला पिछड़ा ना। तो इसलिए आपका इंटीग्रल I2 विल बी ग्रेटर देन I1, तो ऑब्वियसली I2 इज ग्रेटर देन I1। तो बहुत ही ऑब्वियस था ये, बहुत ही ऑब्वियस था। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। तो ईजिली आप इस बात को समझ सकते हो। ठीक है, तो क्लियर है भाई, समझ पा रहे हो। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन, अब देखिए दो चीज़ों को हम साथ चला रहे हैं और आपके दिमाग को घुमा घुमा के इधर से उधर, इधर से उधर बहुत ही स्ट्रेंथ गेन करा रहे बच्चों। अभी बीच बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो और एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ चल रही है, दैट इज़ व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ठीक है, दोनों ही मसाले वाली चीज़ें बच्चों, जिनमें लोगों को परेशान किया जा सकता है। एक जो इनइक्वालिटीज चल रही हैं यहाँ पर, और दूसरा ये जो इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखिएगा, करना पड़ेगा भाई, पेन चलाओगे तब आएंगी ये सब चीज़ें, ऐसे आसान नहीं है बच्चों। ठीक है, पहले ही बता दूँ, इसी में गेम होता है बच्चों का जो चल रहा है इस समय। ठीक है, तो ये क्या है, GIF है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। -1 से 3 इंटीग्रल x प्लस 0.5 dx, -1 से लेकर 3 तक इंटीग्रल x प्लस 0.5, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx एंड दिस इज GIF। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पुट, अब देखो एक अप्रोच हम लोगों ने थोड़ी देर पहले की थी, जैसे पहले हम लोग कर रहे थे ये वाला, देखिए कैसे, वही क्वेश्चन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर वो सिंपल था। तो इसको और आसान, जैसे मान लीजिए पॉइंट से डर लग गया, तो सब्सटीट्यूशन तो अलाउड ही है भाई, सब्सटीट्यूशन तो अलाउड ही है। तो आप क्या करो, x प्लस 0.5 को t मान लो, x प्लस 0.5 को t मान लो, तो उससे dx dt हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी। तो जब t यहाँ पे लिमिट्स रखोगे तो -1 प्लस 0.5 करोगे तो ये लिमिट्स हो जाएंगे आपके -0.5, और यहाँ 3 रखोगे तो ये 3.5 आएगा, और यहाँ पे t इंटीग्रल से लेकर dt आएगा। तो देखिए अब थोड़ा सा आपको अच्छा फीलिंग आया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, t की वैल्यूज़ को लिखना है कि भाई कहाँ कहाँ ये वैल्यूज़, पहले t कौन कौन से इंटीजर इसके बीच में लेगा। तो t ऑब्वियसली, क्योंकि -0.5 पे t की वैल्यू -1 होती है, ध्यान रखना है। तो -1 कौन कौन से इंटीजर लेगा, यहाँ देखो गलत हो सकता है बच्चों का। तो -1 एक इंटीजर लेगा, 0 लेगा, फिर 1 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 3 लेगा, और तो नहीं लेगा, आई थिंक इतना ही लेगा। ठीक है, और ये क्या लेगा, ठीक है, -0.5 यहाँ पर रहेगा, -0.5 से फिर ये कितना लेगा भाई, -0.5 से 1 लेगा, तो ये 1 से 2 लेगा, ये 2 से 3 लेगा, ये 3 से 4 लेगा, है ना, मतलब 3.5 यहाँ पर लेगा। अब आप यहाँ पे इंटीग्रल लिख दीजिए आप। तो इंटीग्रल क्या लिखोगे आप, -0.5 से -1, ठीक है, और वहाँ पर आपका आंसर आ रहा है -1, ठीक है, dt dt dt, ठीक है, फिर प्लस 1 है, 0 0 0 0 0 0 0, -0.5 से 0, ठीक है, -0.5 से 0 पे ये -1 लेगा, 0 से 1 पे ये 0 लेगा, 1 से 2 पे ये 1 लेगा, 2 से 3 पे ये 2 लेगा, और 3 से 3.5 पे ये 3 लेगा। ये है सही, ये देखो गड़बड़ाया था। तो -0.5 से 0 पे -1 लेगा, 0 से 1 पे ये 0 dt लेगा, फिर 1 से 2 पे ये 1 लेगा dt, ठीक है, 2 से 3 से ये 2 dt लेगा, और 3 से 3.5 पे ये 3 dt लेगा। कर लोगे इसको सॉल्व, इसको भी सॉल्व करोगे तो 4 आंसर आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो 4 आंसर आएगा। फिर से समझ लो, फिर से एक बार समझ लो, इसको t ले लिया है, तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती, -1 से 3 तक, ठीक है, -1 से 3 नहीं, t की वैल्यू -0.5 से 3 तक। अब इसमें आपको देखना है कि t कौन कौन से इंटीजर -0.5 से लेके, क्योंकि ग्रेटेस्ट यहाँ पे रख के देखोगे क्या कौन से ग्रेटेस्ट इंटीजर ये ले सकता है -0.5 से लेकर 3 तक। तो -1, फिर 0, फिर 1, फिर 3.5, ठीक है, 2, फिर 3, ये लिख लो। फिर वहाँ पर इसकी लिमिट्स कौन सी हैं t की, ये तो हमारे अंदर वाले फंक्शन को कौन कौन सा ले रहा है, तो इसकी लिमिट्स भी वैसे बेचारे की वही है, -0.5 से 0, फिर 0 से 1, 1 से 2, 3 से 3.5, बस लिख लिया। तो आ जाएगा धीरे धीरे, डोंट वरी बच्चों, ठीक है, बी हैप्पी। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हम लोग जो है अब
करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो समझिएगा, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का यहाँ पर बीच बीच में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन है ना, ये प्रॉपर्टीज वगैरह आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर dx। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बताया गया कि जब साइन और कॉस इन्वॉल्व हो तो या तो क्वेश्चन पूरा साइन को t मान के पूरा कॉस dx के साथ उड़ जाए, या कॉस को t मान के पूरा साइन उड़ जाए, या फिर tan x और sec स्क्वायर एक्स में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए। 3 ऑप्शन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ अंदर चेंज वेंज करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो आ जाएगा कि कॉस को साइन में करो, और उस पर यहाँ पर क्यूबिक फंक्शन है तो स्क्वायर रूट वगैरह आने के चांसेस है, रेडिकल साइन इंट्रोड्यूस होने के यहाँ पर चांसेस हैं। चाहे आप साइन को कॉस में कर लो या कॉस को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियसली तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर बैठता है, दैट इज कि इसको tan में करो। तो tan में करने के लिए यहाँ tan बनाना पड़ेगा, तो cos से आप डिवाइड कर दें, ठीक है। तो एक काम करें, यहाँ से cos की पावर 3x को कॉमन ले लें बाहर, तो वो cos की पावर 6x बन के आएगा बाहर, ठीक है। मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, 0 से π/4 यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए cos की पावर 6x बन के बाहर आएगा, तो यहाँ पे tan की पावर 3x प्लस 1 करके यहाँ पर लिखेगा। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स इससे कैंसिल होके cos की पावर 4 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2 मिलके tan स्क्वायर एक्स और एक 1 cos स्क्वायर मिलके sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो आपके पास tan क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रल 0 से π/4 dx। तो अब आप इस चीज को पूरा t मानोगे तो आपको 3 टाइम्स, तो 3 भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा dt बन जाएगा। बस आपको यहाँ पे लिमिट्स को चेंज करना होगा, यानी कि 0 रखोगे तो 1 लिमिट आएगी, पाई रखोगे यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर 4 आएगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट्स चेंज कर दोगे, बाकी आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, ठीक है। तो 2 आ गई, तो 1 से 2 आ गई, तो बस आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कर लोगे पूरा क्वेश्चन। पूरा मैंने आपको प्रोफार्मा बता दिया है कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ठीक है। अब 2 cos x माइनस साइन 2x 2 टाइम्स 1 प्लस साइन एक्स dx। तो साइन 2x भाई देख के अपने को तो एक ही चीज़ आता है कि 2 साइन एक्स cos x कर लो, और यहाँ से cos x को वो करके 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx कर लो। अब आपको सोचना है, तो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स को t 1 प्लस साइन एक्स को जाए तो t मान के cos x dx इसके साथ निपट जाएगा। तो सब्सटीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रखिएगा, तो ये देखिए बनेगा, और फिर आप इसको आराम से इंटीग्रेशन कर लेंगे 2 माइनस t/t dt, और ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये सब करना है आपको, ठीक है। ये एक तरीके से आपके लिए होमवर्क है, जहाँ पे आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन से होगा, एक्स क्यूब को t रख के इस तरह कर लेते हो आप, इसको भी सॉल्व करना, तो डेफिनेट इनडेफिनेट भी आपका जिससे रिवाइज हो, ये भी क्वेश्चन आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे रूट ऑफ cos x माइनस कॉस क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ 0 से π/2। तो यहाँ cos x कॉमन लेना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाए, यहाँ पे मॉड साइन एक्स बाहर आ जाएगा, तो जो कि आपका 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, तो साइन क्यूब एक्स। अब आप इसको क्या करो, क्योंकि भाई इसको कॉस नहीं इसके साथ ले जा सकते हो, तो पूरे इसमें से आपको एक तो साइन बाहर करना पड़ेगा, बाकी को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझो। इसको थोड़ी ना कॉस dx के साथ चला जाएगा। आई होप देखो अगर इंडेफिनिट आता होगा तो अब ये बातें आप मेरी कहानी आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर इंडेफिनिट नहीं आता होगा तो मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। तो ये रूट cos x है, ये हमारा dx के साथ कंबाइन नहीं हो सकता, तो मैं यानी कि एक साइन बाहर रखना चाहूँगा, इसलिए मैंने साइन x अलग किया है, बाकी साइन स्क्वायर एक्स को अब मैं कन्वर्ट कर दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और cos x को मैं t ले लूँगा, ठीक है। और फिर cos x को t लेकर मैं सारी लिमिट्स एडजस्ट करूँगा, और ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है।
तो क्लियर है भाई बात यहाँ पर। अब चलिए कुछ और अच्छा काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अच्छा, पहले जो कल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी वो प्रॉपर्टीज एक बार फिर से हम लोग देख लें। तो देखिए एक चीज़ और है कि मान लीजिए एफ एक्स हमारा डिफाइंड है फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए, डिफाइंड है एक्स बराबर ए पे, और पॉइंट के तरीके से वो है एक लाइन है। तो लाइन का एरिया क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। तो इसलिए ए से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स जीरो होता है। तो क्लियरली लाइन डज नॉट हैव एरिया। तो यहाँ से ये बात समझिए। तो ये तो आपको बता ही दिया गया, इसमें चारों एलिमेंट्स जो है टर्म्स ऑफ एक्स में होंगे। तो रिवाइज हो गया भाई, बाई चेंजिंग वेरिएबल वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज, क्लियरली एफ शुड बी सेम। और ये आपको ये भी प्रॉपर्टी नंबर 2 भी दिखाई गई थी, ए से बी में माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता। फिर थर्ड ये था ए से बी को तोड़ सकते, ए से सी और सी से बी, ठीक है, वेयर सी मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द इंटरनल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल ये बात आपने नहीं सीखी थी, आज आपने ये बात सीखी कि सी अंदर भी हो सकता बाहर भी हो सकते हैं। तो ये कब होता है? जब एफ इज पीस वाइज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, ठीक है। तो आपको इतना करना है और फिर इतना करना है, ठीक है, यहाँ तक करना है, इतना पीस कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इतना पीस कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और फिर सी पे फंक्शन की डेफिनीशन चेंज हो रही, तो आप इसको अलग ए से सी दूसरे फंक्शन को लिख के करते हैं, और सी से बी आप दूसरा फंक्शन की डेफिनीशन लिख के क्वेश्चन को करते हैं। तो ऐसे मॉड वाले क्वेश्चन अब आपके आंखों के सामने आएंगे, क्योंकि वहाँ इस टाइप की चीज़ें और दलीलें आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो उसको हम लोग करेंगे बच्चों। तो पहला है हमारा इंटीग्रल, दैट इज़ आप करिएगा इसको 0 से 3। अच्छा, इसको मैं बता देता हूँ, मॉड 2x माइनस 3dx। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डेफिनीशन कहाँ चेंज करेगा बच्चों, इसकी क्रिटिकल वैल्यू कहाँ है, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है? 3/2, यानी कि 3/2 के ऊपर ये पॉजिटिव होगा और 3/2 के नीचे निगेटिव होगा। तो आपको 0 से 3/2 और 3/2 से 3 तक इसको तोड़ना है, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव है मॉड को वहाँ कोई दिक्कत नहीं बच्चों, वहाँ एज इट इज़ लिखेगा। जहाँ पर वो निगेटिव है वो उसको पॉजिटिव करता है, ठीक है। तो 3 - 2x उल्टा करके उसको लिख देगा। आई होप कि मॉड आता है, आपको आता होगा भाई, ठीक है। फंक्शन करके आए हो आपको आना चाहिए बच्चों, नहीं आता तो फंक्शन पढ़िए, ठीक है। आई विल बी ब्लंट, ठीक है, यहाँ पर कि आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि हर बार आपको मॉड को एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पर आपको -2x की जगह x², 0 से 3/2, और यहाँ पर आपके पास आएगा 2x² डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 3x। तो 3/2 से 3, ठीक है। अब 3 × 3/2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर 0 रखोगे, ख़त्म खेल। 3 का स्क्वायर माइनस 3 × 3 माइनस ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 × 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 4.5 आपका आंसर आएगा। क्लियर है। मेन पॉइंट क्या था यहाँ पर? मेन पॉइंट यहाँ पर ये था कि कहाँ इसको आपको ओपन करना है, कहाँ पे पीस वाइज फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये 0 कहाँ होता है। तो 0 जहाँ ये होता है दैट इज़ 3/2, उसके राइट में प्लस होगा ऑब्वियसली, और उसके लेफ्ट में निगेटिव होगा, तो इसलिए उसको निगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर आपके लीनियर इंटीग्रल्स हैं, आई डोंट सपोज टू बी सॉल्विंग दैट, आई हैव गिवन यू एंटायर थिंग। बस आपको पेन तो चलाना है बच्चों, एंड पेन चला के इस चीज़ को आपको निकालना है, ठीक है। तो हो जाएगा। अब देखिए इसको ग्राफ भी बना के देख लीजिए, क्योंकि बीच बीच में आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा बच्चों, तो चीज़ों के ग्राफ भी आने चाहिए। तो x बराबर 3/2, यानी कि 1 और 2 और 3, और 3/2 आई थिंक यहाँ होता है। तो ये आपका यूं ही जाने वाला है। फंक्शन v टाइप के ये फंक्शंस बनते हैं। आपको देखना है कि इसमें 3 पे वैल्यू रखें, अगर मॉड 2x - 3 पे x को 3 रखें तो y कितना आता है? तो 6 - 3, यानी कि यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको एक काम करना है, 0 रख के देखना है, तो वहाँ पर भी 3 है। तो बेसिकली आपको ये एरिया, और आई थिंक ये सिमेट्रिकल एरिया आ रही, मतलब जितनी एरिया इधर आ रही उतनी एरिया इधर भी आ रही। तो ग्राफ को देखकर अपने को ये आइडिया लगाए। तो एक
इस राइट एंगल ट्राइंगल की एरिया निकाल लेंगे हम लोग, हाफ इंटू 3/2 इंटू 3, तो 9/4, और क्योंकि इसी टाइप के 2 हैं तो 2 टाइम्स 9/4, तो यानी कि देखिए 9/2, तो वहाँ पे देखिए आपको कितनी कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ रही है, लेकिन एरिया का कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट 4.5 यहाँ पर बच्चों आंसर ला पा रहे हैं। तो क्या आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, क्या आप बच्चों समझ पा रहे हो कि इन प्रॉपर्टी के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन और मॉडुलस के क्वेश्चन बनते हैं, एंड आर यू एबल टू डू दोस क्वेश्चंस? ठीक है, तो समझ में आ रही बात? ठीक है, तो फिर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर से एक बार मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं आप भूल तो नहीं गए हो, तो 0 से 25 ग्रेटेस्ट इंटीजर x/4 dx, फिर से तो आप यहाँ पर एक काम करें, x/4 को t रखें, है ना, फ्रैक्शन से बचने के लिए। वैसे कोई दिक्कत वाला काम नहीं था, फिर भी तो x इज इक्वल टू 4/, तो x इज इक्वल टू 4t बेसिकली, तो dx इज इक्वल टू 4 dt हो गया है। ठीक है, लिमिट्स रखें, 0 रखेंगे तो t भी 0 आएगा, तो यहाँ 0 रखें, और यहाँ पे 25/4 आएगा, तो ये आपका t इंटीग्रल, ठीक है, यहाँ पे x/4 की जगह t रहेगा और dx की जगह 4 dt रहेगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब मामला बहुत ही शांत वाला है, क्योंकि t की वैल्यू 0 से 25/4 में आपको देखना t कौन कौन से यहाँ पर इंटीजर लेता है, तो 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा, और 4 6 24 6 लेगा। अब आप फटाफट कर सकते हो, क्योंकि ये तो t ही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, जो बाहर 4 है, तो 0 से 1 आई थिंक ईजी हो गया आपके लिए, 0 से 1 0 dt, 1 से 2 1 dt, फिर 2 से 3 2 dt, फिर 3 से 4 3 dt, ओके, एंड 4 से 5 4 dt, 5 से 25/4, तो ये 5 dt, है ना भाई, 6 नहीं 6 आ रहा है इसके बीच में, तो 5 से 6 5 dt, और फिर 6 से फिर 25/4 में 6 dt। समझिए ये बात? तो ये इतना लंबा है, तो इसको पूरा सॉल्व करिएगा बच्चों, आंसर लाइएगा 66। अब देखो यहीं पे कट चुके हैं बच्चे, जो सोचेंगे अरे ये हो जाएगा, है ना, तो उनसे एग्जाम में नहीं होगा। समझ गए? लेकिन जो कहेंगे यस मैं पेन चलाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट आस्किंग यू समथिंग सो डिफिकल्ट कि आप सोच ना पाए, मैं आपसे वो करवा रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, और जिसमें आपको दिक्कत हो सकती थी वो चीज़ मैंने आपको सिखाया है कि ऐसे ऐसे लिखना है, तो उसमें भी आपको अगर फास्ट लगाओ तो आप जो है खुद से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से बच्चों मैथ्स आती है। क्लियर? क्लियर है भाई? समझ गए? और बाकी मान लीजिए आप टी का सब्स्टिट्यूशन करके इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हो, मान लीजिए आप टी का सब्स्टिट्यूशन करके इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हो, अब डायरेक्ट चाहते हो इस क्वेश्चन को करना, तो क्या आपको नहीं सिखाया गया है कि कैसे अप्रोच करना है? तो पहले आप लिखिए कि 0 से x 25 तक है, फिर आप x/4 को लिखें कि 0 से लेकर 25/4 तक है, उसमें x/4 क्या क्या ले रहा है, कौन से इंटीजर ले रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 ये ले रहा है। ठीक है, फिर आप इसी के नीचे x लिखें, तो इसका 4 गुना करना है, 0 4 8 12 16 20 24 और फिर 25/4। तो इंटीग्रल कैसे लिखोगे आप? 0 से 4 0 dx, 4 से 8 1 dx, फिर 8 से 12 2 dx, फिर 12 से 16, देखो कितनी जल्दी हो सकता है, 3 dx। से पेन चलाइए आप, तेज तेज पेन चलाइए, राइटिंग की मत सोचिए, 4 dx। ठीक है, 20 से 24, ओके डन है, आगे आगे जगह खत्म, 20 से 24 5 dx। ठीक है, 24 से 25/4 6 dx। तो कर लोगे भाई, फिर 66 आंसर आ जाएगा। भाई क्या मज़ेदार है। तो समझ गए समझ गए समझ गए, पूरा पूरा प्रोसेस आप समझ गए कि कुछ रह गया? ठीक है, तो mod x+2 भी आपके लिए आसान ही होना चाहिए बच्चों, कि ये कहाँ पर देखिए चेंज होती है इसकी डिफिनीशन, मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल -2 पे। तो
तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, -3 से -2 आप लिखेंगे माइनस ऑफ x प्लस 2 dx, और फिर इसके आगे आप खुद इंटीग्रल करेंगे इसका -2 से 3 x प्लस 2 dx। बाकी आगे दिया गया है। डेफिनेशन कहाँ चेंज हुई आपको देखना है कि -2 पे 0 हुआ था, तो उसके पहले डेफिनेशन चेंज इधर करिए और उसके बाद इधर करिए। ठीक है, डन है, 13 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्सटीट्यूशन वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वी विल बी डूइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो 2 सवाल और हैं एंड देन आपको चीज़ें आने ही लगी हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/√1 आपको कितनी बार 100 टाइम्स यू मस्ट हैव सीन कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लिमिट्स में, और जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में कई कई जगह बात बताई गई कि आपको ऐसे सिनेरियोज में क्या सब्सटीट्यूशन करना होता है। आइदर यू पुट x इक्वल टू साइन थीटा और यू पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा को हम ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे देते हैं, ठीक है, अननेसेसरी। तो उस तरीके से x इज इक्वल टू साइन थीटा हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो dx आता है कॉस थीटा, फिर आपको लिमिट्स बदलनी होती है। क्वेश्चन इसीलिए है कि यू हैव टू चेंज द लिमिट्स। तो 0 रखोगे तो साइन थीटा कब 0 आएगा, 0 में आएगा, और यहाँ पे x को 1 रखोगे तो साइन थीटा π/2 देगा, यानी कि थीटा की वैल्यू π/2 देगा, यानी 0 से π/2 सब जगह उठा के रख दो। एंड दिस इज साइन 2 थीटा, तो वो बनेगा 2 थीटा, ये बनेगा कॉस थीटा, अंदर 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 अंदर, और ये कॉस थीटा। ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग सच टाइप ऑफ थिंग्स। वो कट पिट गया, साइन इनवर्स साइन। अब आपको 2 थीटा को t रखना है। ठीक है, अभी भी सब्सटीट्यूशन जारी बच्चों, यहाँ सब्सटीट्यूशन चेंज होने के बाद फिर से अभी सब्सटीट्यूशन जारी है। 2 थीटा को अब t रख के, t समझे 2, तो 2 d थीटा dt हो गया है, तो d थीटा की जगह dt/2 रखें आप। अब आप यहाँ पे 2 थीटा को t रखे थे, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन t, और लिमिट चेंज हुई है बच्चों। यहाँ पर थीटा को 0 रखोगे तो t 0 आएगा, और थीटा को यहाँ पे π/2 रखोगे तो पाई आएगा। तो इंटीग्रल विल बी हाफ टाइम्स 0 से पाई साइन इनवर्स साइन t। तो आपको साइन इनवर्स साइन t का ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्योंकि -π/2 से π/2 में ऐसा रहता, फिर नीचे ही आएगा उसी स्लोप से। सिखाया आपको कैसे बनाते हैं। इसकी एरिया निकाल लीजिए, हाफ टाइम्स π/2 इनटू 2 π/2, और इसको करें डबल। ठीक है, तो डबल में ट्रबल हो गया, तो π²/4 हाफ, फिर डबल नहीं किया क्या, देखो कुछ कर दिया मैंने, कमाल किया। तो पूरा ही ट्रायंगल ले लो ना भाई, 0 से पाई। अच्छा हाफ भी था, ओ माय गॉड, बाहर वाला तो देखा ही नहीं, एरिया से थोड़ी नहीं, केवल हाफ भी तो है बाहर। इंटीग्रल सॉल्व करना भाई, तो हाफ लाए थे वो सब्सटीट्यूशन से, दैट्स वाई इट्स π²/8 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। ये क्वेश्चन कर लोगे, साइन इनवर्स साइन x ग्राफ -π/2 से π/2, फिर आपका ये ऐसा ही जो है, फिर ये नीचे जाता है पूरे पाई तक ऐसा चलता है, तो π/2 से 3π/2, और फिर 3π/2 से 2π। ठीक है, तो अब आप चाहो तो -π/2 से π/2 y बराबर x लाइन लिख के इंटीग्रल कर सकते हो, है ना, या तो एरिया निकालो या x लिखो, और फिर इधर ये वाले फंक्शन की इक्वेशन लिखिए आप। बताइए, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस पाई, ऐसे लिख सकते हो। देखिए पाई रखने पे 0 होगा, और इसका स्लोप है -x, तो ये फंक्शन आएगा ये वाले का। और इस वाले का फंक्शन अगर मुझे लिखना है तो इसका स्लोप आएगा y इज इक्वल टू x माइनस 2π, ये लाइन है। सिखाया था यार, ये तीनों फंक्शन आप अब जाके वहाँ पर रखिए, या आप इनको बैठ के एरिया निकालिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, सब आपको आता है। ठीक है, सब आपको आता है, आपको बस ये एरिया निकालना है, देखना है कि आपका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। ठीक है, बाकी मैंने फंक्शन भी लिखना आपको सिखाया है। नहीं आता तो आज मैं बोल रहा हूँ, जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ ये ग्राफ कराए गए हैं, इन ग्राफ को जाके आप आज ही रिवाइज कर लें। ठीक है, नहीं तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप पेपर में भी अटकेंगे। बाकी सब आपके लिए किया गया है,
आपको बैठ के इस पे दिमाग लगाना है। ये सब पुराने पाप हैं अगर आप नहीं कर पा रहे इसको, ठीक है। बाकी मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे क्या लिखना है। कैसे लिखता हूँ मैं इसका स्लोप, क्योंकि ये दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो इसका स्लोप तो 1 होना चाहिए, तो इसलिए 1 लिख दिया हूँ। और 2 पाई से पास हो रहा है, यानी कि 2 पाई रखने पे हो जाए तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे पता था कि इसका स्लोप जो है -1 होना चाहिए, इसलिए मैं पहले बाहर माइनस लगा दिया। और x माइनस पाई इसलिए लिखा क्योंकि पाई रखने पे ये 0 होना चाहिए। तो दिस इज हाउ आई हैव रिटन द फंक्शन। तो बस ये फंक्शन लिखना अगर आपको आता है और ये सिखाया गया आपको, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इसलिए तो फंक्शन चैप्टर पढ़ाया जाता है इतने दिन तक, उसको भूलने के लिए नहीं बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में, जहाँ और भी ऑसम आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन आपको अपने लेवल को बढ़ाना होगा बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ें। चलिए बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।